Subscribe SLB Hindi Turkey YouTube channel. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आपका अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 पाठ्यपुस्तक का अनिवार्य पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 5 और जिसका शीर्षक है वीर रस के कवि भूषण। भूषण रीतिकालीन कवि है और वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है। वीर रस का जितना अधिक सुंदर चित्रण भूषण के काव्य में मिलता है उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो वीर रस की प्रबल धारा इनके काव्य में बही है। तो पाठ शुरू करूं इससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं भूषण जी के जन्म की। तो इनका जन्म 1613 ईस्वी, मृत्यु 1715 ईस्वी। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान, रीतिकाल में जो श्रृंगार प्रधान जो धारा बही, उस श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर और कानपुर में तिकवापुर में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका मूल नाम घनश्याम था, जबकि भूषण इनकी उपाधि थी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम था, जबकि इनकी उपाधि क्या थी? वो भूषण थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये भी काव्य की दृष्टि से, हिंदी साहित्य की दृष्टि से बात करें तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि किसके सानिध्य में रहे, वो किसके दरबार में रहे? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज, और इनकी वीरता का ही इन्होंने अपने काव्य में गुणगान किया है। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण जो शिवाजी के गुणगान में है, छत्रसाल दशक जो छत्रसाल महाराज, शिवा बावनी ये भी शिवाजी की स्तुति में है, भूषण हजारा और भूषण उल्लास उल्लेखनीय है। यह इनकी रचनाएं हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना इनकी है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण का वैशिष्ट्य है। इनके काव्य का मूल गुण है ओज, इनके काव्य का मूल रस है वीर और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। इनके कविताओं को पढ़कर आज भी हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत पाठ में कविवर, कवियों में श्रेष्ठ भूषण के 5 कवित लिए गए। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, कवित एक छंद है, कवित एक छंद है। तो यहाँ पर 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा टिमटिमाने लगता है। अतिशयोक्तिपूर्ण है तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा यहाँ पे। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में जब उनको यथोचित सम्मान नहीं मिलता तब क्रोध में उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुंह काला पड़ जाता है और उनके सिपाहियों का मुंह है वो डर से पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता यानी कृतार, इस सृष्टि की रचना करने वाला। यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। चाहे शेषनाग का दायित्व हो, चाहे विधाता का हो, चाहे यमराज का हो, सही अर्थों में उसका पालन करने वाले शिवाजी ही है। शिवाजी का शत्रुओं पर ऐसा आधिपत्य है, किस प्रकार उनकी आधिपत्य है, उनके अधीन किस प्रकार शत्रु है। जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वा नल का सागर पर, बड़वा नल जल में लगने वाली आग, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रवाहु पर, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का हिरणों के झुंड पर, शेर का हाथियों के समूह पर, प्रकाश का अंधकार पर और कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य है उसी प्रकार। इसी प्रकार कवि भूषण शिवाजी की तुलना
गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज और सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान 9 खंडों में इस भूमंडल पर सभी जगह शिवाजी का वर्चस्व कायम है। अब उनके कवित्व देखिए, वीर रस के कवित्व। तो कवित्व नंबर 1 क्या कह रहा है? तो यहाँ पर वीर रस के कवित्व में कवि क्या कह रहा है कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर और अंगों में अत्यधिक उमंग रखकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ शत्रुओं को जीतने के लिए चले। आगे वो कह रहे हैं, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। कवि क्या कह रहा है कि जिस समय शिवाजी युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस समय नगाड़ों की इतनी भयंकर आवाज़ चारों तरफ गूंजती है और हाथियों के गंड स्थल से बहते हुए मद की धारा से बड़े बड़े नदी नाले परिपूर्ण हो जाते हैं, अर्थात उनसे नदी नाले बहने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि उनकी सेना है, उसके अंदर असंख्य हाथी है और उन हाथियों के गंड स्थल से बहने वाली जो पसीने की धारा है वो बड़ी बड़ी नदियों के समान प्रतीत हो रही है। आगे वो क्या कह रहे हैं, एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। कवि कह रहा है कि शिवाजी की सेना में जितने भी घोड़े हैं या पैदल सैनिक है या जो हाथी है, वो चलते हुए आपस में अधिक भीड़ के कारण इस प्रकार टकराते हुए चलते हैं कि उनकी खलबली है वो गली गली में है, गली गली में उसकी गूंज है और हाथियों की खलबली से बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ उखड़ जाते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत जीवे। कवि भूषण कहते हैं कि सेना जो इस प्रकार चल रही है तो उनकी पैरों से उड़ी हुई जो धूल है, रज है, उनके गुब्बार के कारण सूर्य है वो भी मंद पड़ गया है, धूमिल पड़ गया है और वो मानो एक छोटे तारे की समान टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि थारा पर पारा पारावर यूँ हलत है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वह टिमटिमाता हुआ सूर्य इस प्रकार दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार वह धूमिल पड़ जाने के बाद एक छोटे तारे के समान दिखाई देता है और उसी कारण धूल का अत्यधिक गुबार उड़ने के कारण जो समुद्र है वो भी थाली में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। कहने का आशय यह है कि उसमें धूल के कण इस प्रकार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। धूल के कण चारों तरफ वातावरण में इस प्रकार छा जाते हैं कि सूर्य है वो तारे के समान टिमटिमाता हुआ, जबकि समुद्र है वो थाली पर रखे हुए पानी की तरह या पारे की तरह दिखाई देता है। तो ये तो हुआ पहले अंतरे का एक तरीके से भावार्थ। अब दूसरे में कवि क्या कह रहा है, सबन के ऊपर ही ठाडू रहीबे के जोग। कवि भूषण शिवाजी की जो वीरता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी राजाओं में सिर मोर रहने योग्य है, उनके ऊपर सभी राजाओं के ऊपर उनका प्रभाव है तो इसके लायक है। वो क्या कह रहे हैं, ताई खरो कियो 6000 के लिए। उस शिवाजी को औरंगजेब ने 6000 जो मनसबदार थे उनके साथ उनको खड़ा किया, तो इस बात को शिवाजी ने अपना अपमान समझा। तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा, तब उन्होंने क्या किया, जानी गेर मिसिल गुसीले गुसाधारी मन, कीनो ना सलाम न बचन बोले सीरे। तो शिवाजी को अत्यधिक क्रोध आया और इस कारण उन्होंने वहाँ पर गुस्सा प्रकट किया जो स्वाभाविक था, और इसलिए उन्होंने बादशाह को न तो सलाम किया न ही उनसे कोई वार्तालाप की। कहने का आशय यह है कि गुस्से में आकर उन्होंने न तो औरंगजेब का अभिवादन किया, न उनका कोई गुणगान किया, न उनके साथ में कोई मधुर वार्तालाप किया। फिर उन्होंने क्या किया, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यू, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे।
कवि भूषण कहते हैं कि उस मौके पर तेजस्वी शिवाजी ने क्रोध में आकर कुछ ऐसे वाक्य कहे कि उनकी उस समय की वीरता को देखकर औरंगजेब के सभी योद्धा थे, सभी जो दरबार के लोग थे, वो उनके डर से कांपने लगे। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, स्या मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे। कवि यहाँ क्या कह रहा है कि उस समय शिवाजी के क्रोध को देखकर, क्रोध से तमतमाए हुए उसके लाल मुंह को देखकर औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, जबकि उसके दरबार में उपस्थित सेनापतियों का और उसके दरबारियों का चेहरे का रंग पीला पड़ गया। भावार्थ यह है कि शिवाजी के क्रोध के कारण, शिवाजी के शौर्य के कारण, शिवाजी की वीरता के कारण मुगल है वो डर गए और अत्यधिक भय के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए। तो ये कविता नंबर 2 का भावार्थ। कविता नंबर 3 में शिवाजी क्या कह रहे हैं, शिवाजी के बारे में भूषण क्या कह रहे हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है, कहीं बेको शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। कवि भूषण शिवाजी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी भुजाओं पर ही इस संपूर्ण पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग, दिगनाग या फिर हिमालय के ऊपर पृथ्वी का भार, ये बात तो केवल कहने के लिए है, ये तो केवल एक कथन है। कहा जाता है कि इनके ऊपर शिवाजी की, इसके ऊपर ज़मीन का भार है, इस पृथ्वी का भार है, लेकिन वास्तविक भार तो तुम्हारे कंधों पर है, क्योंकि इस पृथ्वी का पालन पोषण है वो तुम्हारी जिम्मेदारी। तेरे अवतार जग पोषण भरणहार, कछु करतार को नेता मधि अमल है। हे शिवाजी, हे वीर, तुम्हारा जन्म ही इस संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है और इस पृथ्वी का तुमसे बड़ा कोई और विधाता नहीं है। साही तने सर्जा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सकल। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र वीर शिवाजी, तुम ये कार्य करने के लिए पूरी तरह शक्ति संपन्न हो, तुम ये कार्य करने के लिए पूरी तरह समर्थ हो और यह धरती है, इस पर तुम्हारा जीवन तभी सफल माना जाएगा जब तुम ये कार्य करोगे। आगे भूषण कह रहे हैं कि तेरो करबाल करे मछेलन को काल, बिन काज होत काल बदनाम है। हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी जो असी है, तुम्हारी जो शमशीर है, वह मुगलों का प्राण हंत करने के लिए, उनको मारने के लिए काफ़ी है। तुम्हारी तलवार है वो साक्षात यमराज है, जो दुष्टों का नाश करने में समर्थ है और तुम्हारी तलवार के द्वारा ही उन दुष्टों का नाश होना है। काल तो बेचारा यूं ही बदनाम होता है। कहने का आशय यह है कि यमराज ही, तुम्हारी तलवार है वही मुगलों के लिए यमराज है। तो यहाँ पर मलेच्छन शब्द आया है वो मुगलों के लिए आया है और करबाल शब्द है वो तलवार के लिए आया है। आगे के कविता में वो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार शिवाजी का सभी लोगों पर प्रभुत्व है। तो इंद्र जिम जम्ब पर, बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का जम्बासुर नामक राक्षस के ऊपर आधिपत्य है, क्योंकि उन्होंने उस राक्षस को मारा, जिस प्रकार बड़वाग्नि जल में लगने वाली जो आग है उसका समुद्र के ऊपर आधिपत्य है, वह समुद्र में लगकर संपूर्ण पानी को सुखा देती है। पवन वारी वा पर शंभु रति ना पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज। जिस प्रकार दुष्ट रावण के ऊपर भगवान श्री राम का प्रभुत्व है, उसी प्रकार बादलों पर वायु के वेग का, देखिए यहाँ पर पंक्ति पवन वारी वाह पर, बादलों के ऊपर वायु के वेग का प्रभुत्व कायम रहता है और भगवान शिव है, उनका प्रभुत्व है वो रतिपति कामदेव के ऊपर स्थापित रहता है। उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। उसी प्रकार परशुराम ने, यहाँ पर जो राम द्विराज शब्द आया है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण है वो राम कौन, परशुराम। तो जिस प्रकार परशुराम का सहस्रबाहु नामक राजा के ऊपर प्रभुत्व है, जिस प्रकार उन्होंने सहस्रबाहु का अंत किया था, उसी प्रकार शिवाजी का सभी दुष्टों के ऊपर आधिपत्य है, उनका प्रभुत्व है। आगे वो क्या कह रहे हैं, दावा द्रुम दंड पर, चेता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। जिस प्रकार
सभी जंगल में पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जंगल में लगने वाली आग का प्रभुत्व हमेशा कायम रहता है, वह उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम रखती है, अपना प्रभाव दिखाती है। जिस प्रकार वन में रहने वाले सभी जानवर हैं उनके ऊपर सिंह का हमेशा प्रभुत्व रहता है, उनका हमेशा उनके ऊपर डर छाया रहता है। और हाथियों का झुंड है उसके ऊपर भी हमेशा सिंह का भय बना रहता है, उसका प्रभाव बना रहता है। जिस प्रकार सूर्य है, आगे देखिए कि तेज तम अंश पर कहन जिमी कंस पर यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हैं उनका हमेशा आधिपत्य अंधकार के ऊपर रहता है, सूर्य की किरणें पड़ने पर अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। दुष्ट कंस के ऊपर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आधिपत्य है, उन्होंने किस प्रकार कंस का विनाश किया था, उसी प्रकार वीर प्रतापी शौर्य संपन्न पराक्रमी वीर छत्रपति शिवाजी है, उनका मुगलों के ऊपर हमेशा आधिपत्य रहा है, उनके ऊपर हमेशा प्रभाव है, उनके ऊपर आतंक है, वो हमेशा शिवाजी से डरते रहते हैं। वे शिवाजी हमेशा मुगलों का जो भी विरोध है उसका सामना करते हैं, वीरतापूर्वक उनके आक्रमण का जवाब देते हैं, और उनके शौर्य से, उनकी वीरता से संपूर्ण मुगल सेना है वो सदैव भयभीत रहती है। तो यहाँ पर शिवाजी का जो शौर्य है उसका कवि ने बहुत ही सजीव अंकन किया है और उनको हर दृष्टि से वीर बताया है, उनका हर दृष्टि से संपूर्ण शत्रुओं पर प्रभुत्व उनका यहाँ पर स्थापित किया है कवि ने। और कवि ने एक पंक्ति में समझे तो यह कहा है कि जिस प्रकार ये पूरा विवरण है उसमें हर किसी के ऊपर एक आधिपत्य है, उसी प्रकार अपने तत्कालीन सभी राजाओं के ऊपर शिवाजी का आधिपत्य था। आगे किस कविता में वो क्या कह रहे हैं कि गुरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जू पर सिंह सिरताज को। कवि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार पक्षीराज जो गुरुड़ होता है उसका हमेशा जो सांप है, सांप के समूह पर उनका हमेशा आधिपत्य होता है, उनके ऊपर उसका हमेशा प्रभाव बना रहता है। और जिस प्रकार हाथियों का जो झुंड है उसके ऊपर शेर है वो हमेशा सिरताज होता है, उसका आधिपत्य सिंह का हमेशा बना रहता है। तो नागजू का अर्थ है हाथियों के झुंड पर शेर का प्रभुत्व है और गुरुड़ का प्रभुत्व सांप के समूह पर हमेशा बना रहता है। दावा पुरुहुत को पुरहान पहाड़न के कूल पर, दावा शबे पश्चिम के गोल पर बाज को। पंक्तियाँ देखिए, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार इंद्र का दावा सभी पर्वतों पर माना जाता है, पर्वत कुल, पहाड़न के कुल, और दावा पुरहुत यानी इंद्र का प्रभाव जिस प्रकार संपूर्ण पर्वतों के समूह पर बना रहता है, उसी प्रकार सभी पक्षियों के झुंड पर, दावा शबे पश्चिम के झुंड पर किसका रहता है, बाज का। जिस प्रकार सभी पक्षियों के समूह पर बाज का हमेशा प्रभुत्व रहता है, उसका आतंक रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण कहते हैं कि अखंड 9 खंडों में यानी सभी द्वीपों में विभक्त और पृथ्वी पर सभी जगह, तो भूषण अखंड 9 खंड इस महिमंडल में, इस संपूर्ण पृथ्वी पर। तो वो कह रहे हैं भूषण अखंड 9 खंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। इस पृथ्वी पर बात करें, अखंड की बात करें, 9 खंडों की बात करें, 9 द्वीपों की बात करें, पृथ्वी पर संपूर्ण जगह जो व्याप्त अंधेरा है उसके ऊपर हमेशा सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। पूर्व पच्छा देश दक्षिण ते उत्तर दो, उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्य, सभी दिशाओं में जहाँ जहाँ पर भी मुगल शत्रुओं का शासन है, जहाँ जहाँ पर भी मुगल बादशाहों की बादशाहत है, वहाँ वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का अधिकार या प्रभुत्व कायम है। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी है, उनको अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहने का आशय यह भी है कि वो सभी बादशाह है वो शिवाजी के अधीन है, वो उनके प्रभुत्व के अधीन है, उनके ऊपर शिवाजी की प्रभुता है वो कायम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आज का अध्याय। कैसा लगा इसका आप विवरण कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।